कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। कौन? तिवारी, मैं ग्रोवर। तिवारी, तुमने मुझे बड़े अच्छे वक्त में खबरदार कर दिया। जैसे मेरी फोन पर तुमसे बातचीत खत्म हुई तो इंस्पेक्टर विक्रम की गाड़ी आकर मेरे घर के बाहर रुकी। मैंने जल्दी से तुम्हारे खून से लथपथ शर्ट को ड्रॉर में से निकाला और अपने घर के पिछवाड़े कचरे की पेटी में फेंक दिया। लेकिन शर्ट निकालते वक्त मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या ग्रोवर साहब? वो ये तिवारी कि जैसे मैंने तुम्हारी शर्ट को ड्रॉर में से निकाला तो शर्ट का एक छोटा सा टुकड़ा ड्रॉर में अटक गया। अब शर्ट पर भी तो तुम्हारे खून के धब्बे थे ना। कहीं वो शर्ट उनके हाथ तो नहीं लगी? नहीं तिवारी, मेरी किस्मत अच्छी निकली। जैसे मैंने शर्ट को कचरे की पेटी में फेंका और मैंने पलट कर देखा तो देखा कि सामने इंस्पेक्टर रूपा खड़ी थी। उसने कचरे की पेटी को देखा और फिर मुझसे शर्ट के बारे में पूछा, लेकिन तब तक म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आई और वो कचरे की पेटी को उठाकर ले गई। वाकई ग्रोवर साहब, हम बाल बाल बच गए। नहीं तिवारी, वो तुम्हारा शर्ट का टुकड़ा तो इंस्पेक्टर विक्रम के हाथ में लग गया ना। ग्रोवर साहब, खून के 2-4 छींटों वाला शर्ट का टुकड़ा अगर उनके हाथ लग भी गया तो वो कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ग्रोवर साहब, आप इतना रखिए, बाकी का काम अब एडवोकेट संभाल लेगा। ठीक है तिवारी, मैं चलता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, इस गेस्ट हाउस के बारे में किसी को खबर मत देना, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, मैं चलता हूं। ठीक है, बाय। सर, ये वही शर्ट का टुकड़ा है जिसे मैंने ग्रोवर के घर से बरामद किया है। सर, इस कपड़े पर जो खून के धब्बे हैं, इन्हें जांच करवाने के बाद मुझे पता चला कि ये खून तिवारी का है, क्योंकि तिवारी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। सर, यह तिवारी के ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट है। इंस्पेक्टर विक्रम, काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन तिवारी की पूरी शर्ट मिल जाती तो बात ही कुछ और होती। महज इस टुकड़े पर खून के जो छींटे हैं, सिर्फ उसके बुनियाद पर अगर तुमने ग्रोवर को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसे कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। इंस्पेक्टर विक्रम, एक बात समझ में नहीं आई कि ग्रोवर के घर में रेड पड़ने वाली है, इस बारे में उसे खबर कैसे लग गई? सर, यही बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि इस बात की खबर या तो आपको थी या मुझे। इसका मतलब या तो शक मुझ पर है या तुम पर। सर, कोई तीसरा जरूर है जिसे इस रेड की खबर मिल गई।
और उसने ग्रोवर को खबरदार कर दिया। एनीवे, जो भी हुआ सो हुआ। अब आगे ख्याल रखना। यस सर। सर, मैं नए तरीके से ग्रोवर को ट्रैप करने की कोशिश करूंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं सर। ओके, तुम्हें जो भी करना है करो, मगर मुझे इंफॉर्मेशन देते रहना। यस सर। गुड मॉर्निंग करण साहब। आओ रोमी। आपने मुझे याद किया, कोई जरूरी काम? जरूरी काम था रोमी, इसलिए मैंने तुम्हें याद किया। कहिए। रोमी, पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुम मुझे वापस मेरे घर लेकर आए, और अब तो मैं यहाँ पर सेटल भी हो चुका हूँ। अरे करण साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, बल्कि मेरे लिए तो फख्र की बात है कि मैंने दो बिछड़े हुए दिलों को मिला दिया। ये तो आपका हक था। रोमी, मेरे हालात और प्रगति क्रिएशंस में काम करने वाला वो जो आदमी राम दुलारे, हम दोनों के हालात में बहुत फर्क है। अनऑफिशियली ही सही, वैसे हूं तो मैं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का ही बेटा, और अब तो ठाकुर साहब भी इस बात को मानने लगे। करण साहब, अभी आपने वो राम दुलारे का जिक्र किया था, कहां है वो? रोमी, अब जब राम दुलारे ने प्रगति क्रिएशंस में काम करना छोड़ दिया, तो हमारा यह हक बनता है कि हम उसके लिए एक घर का इंतजाम करें, क्योंकि अब भी अगर वो प्रगति क्रिएशंस के क्वार्टर्स में रहता है तो इसमें बदनामी तो निकी विनोद एंटरप्राइज की होगी, क्योंकि लोग तो यही समझेंगे ना कि जो कंपनी अपने वर्कर को एक खोली नहीं दे सकती, उसमें काम करने का क्या फायदा। देखो रोमी, कोई भी इंसान नमक से रोटी, एक गिलास पानी पीकर अपना वक्त गुजार सकता है, अपना टाइम गुजार सकता है, अगर उसके सर पर छत का साया। तो करण साहब, आप चाहते हैं कि राम दुलारे को मकान दिया जाए? ये बात तो मुझे पहले सोचनी चाहिए थी और मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। रोमी, अगर हम प्रगति क्रिएशन से कुछ और लोगों को तोड़ना चाहते हैं तो हमें अपने लालच का दायरा बड़ा करना होगा। मैं तो यहां पर प्रगति से लड़कर आया था, लेकिन राम दुलारे और उसके साथी, वो तो लालच के मारे। हमारे यहां पर इतनी ही फालतू जमीन है, अगर हम 30-40 क्वार्टर्स बनाकर इन मजदूरों को दे देते हैं तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं। करण साहब, आपकी बात सिर्फ सोचने लायक ही नहीं बल्कि अमल करने लायक भी है। मैं आज से इस पर काम शुरू करता हूं। एनीथिंग एल्स? इस वक्त इतना ही काफी। तो मैं चलता हूं। बाय बाय। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। काहे को खटखटा रहे? 2 मिनट मिला था, सोचा राम कटोरी से बात कर लूं। हवेली में टाइम ही नहीं है मेरे पास। अरे आ रहा हूं भाई। कौन है तुम लोग? छोटी ठाकुर, आप? अच्छा हो गया तुम्हें आ गए, अच्छे लग रहे तुम्हें। ठाकुर साहब, मैं आपके वास्ते चाय लेकर आऊं? परदेसी। समझ गया, मूड गड़बड़ है। कैसी हो माँ? ठीक हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। निक्की, मैं तो समझी थी कि तुम इस हवेली में कभी कदम ही नहीं रखोगी। जी नहीं, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। हाँ, ऐसा जबान से तो कभी नहीं कहा, लेकिन तुमने ये तो कहा था कि इस हवेली की पुरानी चीजें तुम्हें पसंद नहीं है। और ये बात तो मैं आज भी कहती हूँ, क्योंकि हर इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का पूरा पूरा हक है। और आपकी इस हवेली में आके, यहाँ की ये लंबी और ऊंची दीवारों में आके मुझे तो ऐसा। माँ, बाबूजी हैं? हाँ है।
तुम ही लोगों का इंतजार कर रहे हैं। लगता है कोई खास मीटिंग होने वाली है। जी हाँ, खास मीटिंग होने वाली है। निक्की एंड विनोद एंटरप्राइज के बारे में शायद आपने सुना होगा। हमारी इस नई कंपनी के लिए हमें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। ऐसे वर्कर्स मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इनकी डिमांड्स काफी होती है। एंड व्हाई नॉट? आई थिंक हर अच्छी कंपनी का ये फर्ज है कि अपने वर्कर्स की डिमांड्स जहां तक हो सके वहां तक पूरी करे। इसीलिए माँ जी, हम उनके लिए क्वार्टर्स बना रहे हैं और बाबूजी से मिलना चाहते हैं। अच्छा, मैं तो ये सोच रही थी कि मैंने जो कुछ तुम लोगों के बारे में सोचा था वो गलत था। अरे अब तो इस हवेली में एक क्रांति ने कदम रखा है और मुझे तो तुम लोगों को बधाई देनी चाहिए। ये मेरा आइडिया। तुम्हारा आइडिया? तुमने गरीब वर्कर के लिए सोचा? वेल, एक्चुअली पूरी तरह से मेरा नहीं है, करण का भी है। निकी, चले। प्लीज एक्सक्यूज। वाह बेटी वाह, तुमने जो कुछ भी कहा मैं उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। क्योंकि जो लड़ाई हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें यह बात जरूरी है कि प्रगति हमारे लिए दो तरफ से खतरनाक है। उसने उसी कारोबार में जानबूझकर हाथ डाला है जो कारोबार हम बरसों से करते चले आ रहे हैं। उसने कई बार हमें मात दी है, जिसकी वजह से हमें अपने कारोबार में भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। और दूसरी उसकी हमसे जाती दुश्मनी। निकी, वो कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है जिसमें हमें भारी नुकसान ना हो, हम बर्बाद ना हो जाए। बाबूजी, आप ये क्यों सोचते हैं कि प्रगति के खिलाफ की ये लड़ाई सिर्फ आपकी है? मैं भी इस लड़ाई में आपके साथ पूरी तरह से हूं। आप नहीं जानते, मैं रात दिन ये सोचती रहती हूँ उसकी हर चाल को, हर साजिश को मैं नाकाम कैसे करूं। निकी बेटी, मैं भी दिन रात यही सोचता रहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रगति नाम के मोहरे को शतरंज के इस खेल से हमेशा के लिए खत्म कर दूं। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, बस ये सोच लीजिए कि बहुत ही जल्द प्रगति नाम का ये मोहरा इस खेल में बुरी तरह से मात खाने वाला है। निकी बेटी, मैं बहुत दिनों से विनोद से यही कह रहा था कि करण एक कड़ी है हमारे और प्रगति के दरमियान, जो हमारे साथ मिलकर प्रगति क्रिएशन की बनी हुई मजबूत माला का एक एक मन का बिखेर सकता है। करण जिस तरह हमारे पास वापस आया है और अब उसके दिल में जो प्रगति के लिए नफरत है, हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। बाबूजी, शायद आप नहीं जानते, लेकिन मैंने करण का भरोसा पूरी तरह से जीत लिया है। शाबाश बेटी शाबाश, आगे बढ़ो और करण जो कहता है उसकी बात पर अमल करो, क्योंकि करण वो चिंगारी है जो प्रगति क्रिएशन को जलाकर राख कर देगी। बाबूजी, मैं इस चिंगारी को वो शोला बना दूंगी कि प्रगति क्रिएशंस तो क्या, खुद प्रगति जलकर राख हो जाएगी। राख। सुनो, बोलो। अरे ये सब बंद करो और अपना सामान बांधो। हमारे को मायके भेजने का इरादा है का? ओहो, तुम जब भी बोलोगी बिना सर पैर की बात बोलोगी। क्या रखा है तुम्हारे मायके में?
अरे जब से तोहरा के ब्याह के लाया हो ना वहां ससुरा साल के 12 महीने अकाल ही पड़ा हुआ है। हाँ, भूखे मर रहे थे ना वहाँ, जो तुम बड़े दानवीर होकर हमारे पर दया खाकर हमें ब्याह कर ले आए। अच्छा चुप करो, अब ज्यादा बात ना बढ़ाओ, नहीं तो जो कहने आया हूँ भुला जाऊंगा। क्या कहने आए हो? अरे हम ही कहने आया हूँ कि नई कंपनी ने हमरा के क्वार्टर भी दे दिया है, हाँ, रहने के लिए। क्या कह रहे हो? अरे जल्दी जल्दी अब तुम अपना सामान बांधो और छोड़ो इसे नरक को। हाँ, तुम इस जगह को नरक कह रहे हो? लो बोलो, अब इसको नरक नहीं कहें, क्या स्वर्ग कहें? इस जगह को नरक कहते हुए तुम्हारे को लाज नहीं आई? या लाज शर्म बेचकर खा चुके? अरे जब हमारे पास कोई आसरा नहीं था तो इस जगह ने हमको आसरा दिया। जब तुमको काम नहीं जानते तो प्रगति ने तुम्हारे को काम दिया, और इसी कामगार नगर में काम करते करते तुम बड़े मुकादम बने, और आज इतने दिन रहकर इस जगह को तुम नरक कह रहे हो। अरे मूर्ख औरत, बंद कर अपनी जुबान के। मैंने इस जगह को मुफ्त में नहीं हथियाया है, अपना खून पसीना बहाया है, फोकट में नहीं दिया किसी ने हमरा के। क्या मिला हमारी मेहनत का? क्या मिला? जो सिर्फ सूखी पगार, जोने से हम अपना गुजारा भी ठीक ठाक से नहीं कर सकते। अरे अपनी जान के मार मार के दिया हूं मैं यहाँ। हाँ, और जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ के लोग का तुम्हें सोने का निवाला खिलाएंगे, चांदी के झूले में झुलाएंगे का? अच्छा बंद करो तुम अपनी ये चली कटी बात, और सुनो, जल्दी जल्दी सामान समेटो और चलो हमारे साथ। और न चाहे तो? ना जाए तो तुम मरो यहाँ, हम अकेले ही चले जाएंगे। हाँ, हमारे को मार के जाएंगे ना, तो जाओ, हम भी नहीं आते तुम्हारे साथ। सुनो, तुम नहीं चल रही हो हमारे साथ? हाँ, नहीं चले। ठीक है, तुम ना चलो हमारे साथ, हम अकेले ही जाऊंगा, अपना सामान लेके जाता हूँ। ठीक है? हाँ जाओ, अब तो हम यही रहेंगे, अब तक तय रहेंगे जब प्रगति हमें आकर हमारे को निकाल न दे। अब तो जीना भी यहाँ और मरना भी यहाँ। आओ राम दुलारे आओ, देखो ये है तुम्हारा नया मकान। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों राम दुलारे भैया, प्रगति क्रिएशन से बड़ा है ना? हाँ साहब। और चीजें भी ज्यादा हैं। जी। कैसा लगा? लो बोलो, कर लो बात। अरे साहब, आप पूछते हैं कैसा लगा? बरसों से हमारी एक तमन्ना थी, आज हमारा सपना साकार हो गया साहब। अरे हाँ, वो आपकी पत्नी नजर नहीं आ रही, आपके साथ नहीं आई क्या? अरे साहब, वो एक कहावत है ना कि औरत का गल ओकरे घुटने में होती है। साहब, वो अड़ के बैठी हुई है प्रगति मैम साहब की वफादारी में। वो लगता है साहब ओकरे नसीब में सुख नहीं है, वही मरेगी साहब। हाँ देखिए राम दुलारे भैया, एक कहावत है कि घर घरवाली से बनता है, वरना घर एक तरह से शमशान नजर आता है। देखिए आपस में ये मन मुटाव तो होता ही रहता है ना। वो आपकी बीवी हैं, सुख दुख में आपकी साथी हैं। भाई अगर वो रूठी हुई हैं तो उन्हें समझा बुझाकर यहाँ पर ले आइए। ना साहब, ये औरत जात बहुत अजीब होती है, ओकरा तो भगवान भी नहीं समझ सकते, ये बहुत ही अड़ियल है साहब। देखिए राम दुलारे भैया, जरा सोचिए, आप यहाँ पर, वो वहां पर, क्या वो वहां पर अकेली रह पाएंगी? साहब, वो कामगार नगर की दीवारों से अपना सर टकराएगी, हमारे यहाँ चले आने से वो घर में बैठ के रो रही होगी, हमारा नाम तो कोस रही होगी, हमको गालियां भी दे रही होगी, लेकिन साहब वो यहाँ नहीं आएगी, उसके सर पे तो प्रगति मैम साहब का भूत सवार है। हाँ, मैं उसे गालियां न देती, उसे कोसती नहीं, तो और क्या करती? भाभी जी तुम ब्याहता पत्नी हो उसकी। अंजू, मैं उसकी ब्याहता पत्नी जरूर हूँ, मगर उसके साथ साथ मैं एक औरत भी हूँ। ये उजाड़ना, ये बिगाड़ना, ये सब मर्दों को अच्छा लगता है, मगर औरत ये काम नहीं कर सकती। औरत तो परिवार को बनाती है, उसे बसाती है, मगर वो परिवार को तोड़ नहीं सकती। मगर भाभी जी, राम दुलारी के बगैर तुम यहाँ कब तक रहोगे? आनंद भैया, मैं तब तक यहाँ रहूंगी जब तक मेरे लालची पति को अपनी गलती का एहसास न हो जाए। मैं तो समझती थी कि वो आकर प्रगति से माफी मांगेगा, मगर वो तो मुंह उठाकर चला गया और मुझे भी अपने साथ जाने के लिए कह रहा था, मगर मैं कैसे चाहती उसके साथ। देखो भाभी, ये हिंदुस्तानी समाज है,
पति चाहे कैसे भी हो, समझौता पत्नी को ही करना पड़ता है, चलना ही पड़ता है उसके पीछे पीछे। ऐसे ही नियम है और हम इस नियम को कैसे तोड़ सकते हैं? क्यों नहीं तोड़ सकते? नहीं भाभी, तुम नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। बुरा मत मानना अंजू, मैंने तो सिर्फ अपने पति के साथ जाने से इनकार किया, मगर तूने तो अपने पति, जिसकी तू ब्याहता पत्नी थी, उसकी हत्या कर दी। भाभी तुमने मेरा उदाहरण दिया, मगर मेरे साथ जो हुआ था वो तुम्हारे साथ नहीं हुआ। मेरे साथ तो विश्वासघात हुआ था। मैंने तो अपने पति के लिए अपनी जिंदगी बलि दे दी थी। उसके अपराध अपने सर लेकर फांसी के फंदे तक चली गई थी, मगर मेरी जिंदगी बच गई। और जब मैं जेल से छूटकर वापस आई तो उसने मुझे स्वीकार नहीं किया, मुझे बदचलन कहकर स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेरे बलिदान की कीमत उसने दूसरी शादी करके चुकाई थी। तब मैं क्या करती भाभी, क्या करती मैं? उसने तो मेरा इतना बड़ा अपमान किया। तो क्या मेरे पति ने मेरा अपमान नहीं किया? अरे उसने तो ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा जो इंसान नहीं, भेड़िए थे। अंजू, एक बार यदि उसने मेरे साथ धोखा किया होता, मुझ पर अत्याचार किया होता, तो मैं उसे माफ भी कर लेती। लेकिन उसने ऐसी औरत के साथ धोखा किया, ऐसी औरत के साथ रिश्ता तोड़ा जिसे हम सब अपनी बहन समझते हैं, अपनी मां समझते हैं। ईश्वर गवाह है अंजू, यदि वो जबरदस्ती मुझे ले जाने की कोशिश करता ना, तो मैं उसके साथ जाती नहीं, उसका सर फोड़ देती। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।